बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस और मैं हूं हिना आदिल। आई एम इमरान हसन एंड गुड मॉर्निंग। इस उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से एक नए दिन का आगाज कर चुके हैं या करने वाले हैं। दोनों सूरतों में हमारी नेक तमन्नाएं, बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। अल्लाह करे आज के दिन भी बहुत अच्छे से गुजरे, आपकी ज़िंदगी के अच्छे दिनों में शुमार हो। और जो आपने सोचा है कि आज आप कर लें तो अल्लाह करे आप कर लें। हमें सुस्ती भी तो कुछ नहीं करने देती ना, लेजीनेस बहुत ज़्यादा होती है। हमारा सुबह सुबह लेजी होना बनता है, लेकिन बहसियत कौम जो लेजीनेस हमारे अंदर चल रही है ना कि हम अच्छे वक्त के इंतजार में बैठे हैं। तो एक बात में आजकल मुझे किसी ने समझाई तो मैं आगे उसको पास ऑन कर रहा हूँ कि अच्छा वक्त आएगा नहीं, उसको लाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको मूव करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, उस तक चल के जाना पड़ेगा। हम बस वेट करें कि अच्छा वक्त आएगा, कब आएगा, हम करेंगे तब आएगा रहते हैं और कोई एफर्ट नहीं करते। और ये बिल्कुल सही बात है कि एज एन इंडिविजुअल तो होती है लेजीनेस, लेकिन आप उसको अपने इस तरह के कामों के आगे ना आने दें। और खासतौर पर बहसियत कौम आपका लेजी होना बिल्कुल नहीं बनता, जिस तरह के हमारे माशाल्लाह से मुल्क के हालात हैं। इमरान, आपके दिन का आगाज कैसा हुआ है? मेरे दिन का आगाज बहुत अच्छा हुआ है। आप सुनाइए, आपके दिन का आगाज ठीक हुआ है? नहीं, आ चुकी हैं आप एक्सप्रेस में? अभी बाहर है? मैं अभी समझे बाहर हूँ। मेरे दिन का आगाज आज बिल्कुल पहले जैसे दिनों की तरह नहीं हुआ। एक कहते हैं आप ठीक है? हाँ, लेकिन वो कहते हैं रात की नींद अगर आपकी पूरी ना हो तो आपको दिन जो है ना प्रोसेस करना पर्टिकुलरली बीइंग अ मदर बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। खास तौर पे जो वर्किंग वुमेन होती हैं उनके बड़े चैलेंजेस होते हैं, हम डिस्कस नहीं करते। लेकिन अगर वो काम भी कर रही हैं और घर भी देख रही हैं तो है ना, मैं आपके साथ हूँ, मैं इजारे की खेती करता हूँ। ठीक है जी। और जितनी भी खवातीन खास तौर पे हमें देख रही है, ऑल द बेस्ट, हैव अ बेस्ट डे। हमें पता है कि आपके लिए चैलेंजेस ज्यादा है, सबके लिए हैं, लेकिन कंपैरेटिवली खवातीन के लिए ज्यादा होते हैं, खासतौर पर अगर वो काम करती हैं। तो दिन का आगाज हो चुका है जी, और साथ ही खबरों का आगाज हो जाता है। हम आते ही आपके लिए अखबार खोल देते हैं और कोशिश करते हैं बड़ी बड़ी खबरों पे बात करें। एक्सप्रेसो अखबार या और तहरीक इंसाफ का जो सिलसिला है इस वक्त पाकिस्तानी सियासत को लेकर, इस्लामाबाद में जलसे के बाद जो सियासी माहौल है उसको इतना गर्म कर दिया तहरीक इंसाफ ने कि अब वो संभलने को नहीं आ रहा है और वो पारा नीचे नहीं आ रहा। तहरीक इंसाफ के जो मुख्तलिफ अरकान हैं उन्हें पार्लियामेंट हाउस से गिरफ्तार किया गया, अपोजिशन सरापा एहतजाज बनी। बट द बेस्ट हेडलाइन दैट वी सीन येस्टरडे वाज के हुकूमत और अपोजिशन पार्लियामेंट की सेंटिटी के लिए एक पेज पर आती नजर आती है कि भाई जो भी हो, पार्लियामेंट का जो एहतराम है वो रहना चाहिए। इस पर जो कौमी असम्बली के स्पीकर है याद सादिक, उन्होंने एक्शन का ऐलान किया था और गुज़िश्ता रोज़ जो पार्लियामेंट हाउस की सिक्योरिटी है इस पर मामूर सार्जेंट एट आर्म्स के 4 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। लेकिन बहुत से जो अपोजिशन अरकान थे उन्होंने कहा कि क्या ये महज उन एहलकारों की गलती है कि उनको निशाना बनाया जाए या फिर प्रॉपर इन्वेस्टिगेट किया जाए, ये अभी होना बाकी है। बिल्कुल। और ऐवान में खासी बहस हुई, तकरार हुई, जिसमें स्पीकर कौमी असम्बली याद सादिक ने यह कहा कि पार्लियामेंट का जो तकद्दुस है बरकरार रखने के लिए अपनी जिम्मेदारियां पूरी करूंगा और क़यादत चाहे या ना चाहे, क्या हम पार्लियामेंटेरियंस कोई चार्टर ऑफ पार्लियामेंट साइन नहीं कर सकते? ये उन्होंने सवाल उठाया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत आग पर मजीद तेल डालेगी तो काम नहीं कर सकेगी, वही करेंगे जो बानी पिया ने किया तो कल आप और मैं भी फिर जेल में ही होंगे। स्पीकर पहले इस ऐवान को फिर हुकूमत को फाल करें। हुकूमत का काम सिर्फ ये कि आज हमें किसको बंद करना है। खान ने हमसे ये किया था, एक दिन के लिए आप लोग खुश होंगे, लेकिन कल मैं और आप उसी जेल में होंगे। हमने समझा कि अगर इस मुल्क ने चलना है तो इस साइड और उस साइड को मिलकर काम करना पड़ेगा। और इससे ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका साबिक वजीर आजम चंद महीने के लिए जेल में है। आप लड़े उनका केस बैरिस्टर साहब, आप जेल में लड़े, आप अवाम के मैदान में लड़े, यहां आके अवाम का खिदमत करे, अवाम का काम करे। ऐसा कमेटी बनाए जो हाई पावर कमेटी हो, जो हमें तजवीज दे, जो आपको तजवीज दे, जो नेशनल असेंबली को तजवीज दे कि इस हाउस को हम कैसे फाल कर सकते। दूसरी जानिब कौमी असम्बली में खिताब करते हुए चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर भी बोले। उन्होंने कहा कि आइन की बालादस्ती के बगैर पार्लियामेंट समेत कोई इदारा नहीं चल सकता। गिरफ्तार अरकान के ऐवान में आने तक 10 मेंबरान के सिवा कोई इजलास में नहीं आएगा, ये भी कहा उन्होंने। पाकिस्तान तहरीक और इसके एमएनएस सिवाय 9-10 के, जब तक 10 सितंबर की वकूआ का इंक्वायरी नहीं होती हमारा सेटिस्फेक्शन नहीं होता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनएस सिवाय 9-10 के इस पार्लियामेंट में शिरकत करेंगे, बाकी कोई एमएनए हमारा इस पार्लियामेंट में शिरकत उस वक्त तक नहीं करेगा। नहीं हम आपकी कमेटियों में आएंगे सिवाय 9-10 एमएनए।
और दूसरी जानिब हुकूमती दावों के बरक्स मौलाना फजल रहमान ने उन्हें हुकूमत को बड़ा झटका दे दिया और सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी से मुलाकात की। और दौरान मुलाकात मौलाना ने दो टोक अल्फाज में ये वाज़ेह किया कि JUI अपोजिशन में है और रहेगी। जमहूरियत से मुतसादिम जो कानून साजी है उसमें हुकूमत की किसी अपोजिशन जमात की हिमायत नहीं ले सकेगी। इस वक्त हुकूमत के साथ जाना अवामी गुस्से को दावत देने के मुतरादिफ है और ये जो सारी करंट सिचुएशन है पॉलिटिकल, इसके ऊपर बात करनी है। अभी हमने जी हमारे साथ सलमान आबिद साहब वंस अगेन स्टूडियोज के अंदर मौजूद हैं और इस पे तबसरा ले लेते हैं। वेलकम टू एक्सप्रेसो एंड गुड मॉर्निंग सलमान साहब, कैसे हैं आप? दोनों का आप नहीं थे तो देखिए पीछे कितना पारा गर्म हो गया और सूरत हाल कैसी हो गई, तो अच्छा हो गया कि आज आप तशरीफ लाए हैं। तो जरा बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमें ये बताइए, ये जो पार्लियामेंट की सेंटिटी की बात हो रही है, जब ये खबरें आई तो पहले इसको डिनाई किया गया कि शायद ये जो गिरफ्तारी है ये पार्लियामेंट की हदूद से नहीं हुई, फिर लाइट्स बंद करने का मामला, फिर CCTV फुटेजेस एंड ऑल। एक तो ये कि क्या इस वक्त जो दोनों तरफ ये बात हुई, खासतौर पे बिलावल ने जो बात की है कि जी इसको बचाया जाए वरना हम सब कल जेल में होंगे, आपको लगता है कि ये वक्त की ज़रूरत है और इस पे इत्तेहाद भी हो पाएगा? तहरीक इंसाफ खास तौर पे इस पे इत्तेहाद करेगी इनके साथ? देखिए, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान की सियासत में चाहे पार्लियामान और चाहे पार्लियामान से बाहर जो कुछ हो रहा है ये मुल्क के मफाद में नहीं हो रहा। इसका फ़ायदा इस मुल्क की सियासत को भी नहीं होगा, इस मुल्क की मईशत को भी नहीं होगा और हमारे दाखिली मामलात जो है वो और ज़्यादा बिगाड़ का शिकार हो जाएंगे। देखिए ना, इस वक्त पाकिस्तान जिन बड़े चैलेंजेस से गुजर रहा है उसमें तो हमें एक रिकन्सिलेशन चाहिए रियल सेंस में, जहां हम आगे बढ़ सकें। लेकिन हम आगे बढ़ने की बजाय 2 कदम पीछे चले जाते हैं। अब देखिए, PTI ने जलसा किया, उस जलसे का रिएक्शन जिस तरह से हुकूमत ने शो किया वो लगता ही है कि जैसे हम कुछ सीखने के लिए तैयार नहीं है। और कल जिस तरह से आपने कहा कि पीपल्स पार्टी ने, MKM ने, JUI ने, बाकी जमातों ने, खुद हुकूमत के अंदर बैठे हुए लोगों ने ये सारे एतराज़ात उठाए कि ये सब कुछ कैसे हो गया। अब देखिए, आपने स्पीकर साहब ने 4 लोगों को सस्पेंड कर दिया। ये लोगों की क्या हिम्मत है सर, इनकी क्या मजाल है कि ये किसी के ऑर्डर के बगैर ये काम कर सके। अब ये स्पीकर के ऊपर बनती है जिम्मेदारी, जब वो अगर अब कहा है उन्होंने कि वो इन्वेस्टिगेट करेंगे, ये इन्वेस्टिगेट किया जाए ये किसके ऑर्डर से हुआ है, कौन लोग थे नकाब पोस्ट जो वहां पर आ जाते हैं, लाइटें बंद कर देते हैं, लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं। अच्छा, फिर मुकदमों की नोयत भी कुछ बड़ी देखिए ना, उनके ऊपर आप दहशतगर्दी के मुकदमे ने नहीं किया आपका तजिया ये? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि वो किसी से उन्होंने इजाजत के बगैर नहीं हो सकता। लेकिन अब मसला ये कि क्या स्पीकर भी हो सकता है कि स्पीकर ने नहीं, किसी और ने इजाजत? जी वही मैं कह रहा हूं ना, मैंने ये कहा कि स्पीकर को बाईपास करके वहां पर ये काम हुआ हो, तो ये इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बंदे आगे वहां पे आके आ जाए, बंदे को उठाना शुरू कर दे, आखिर किसी ऑर्डर के ऊपर चलते हैं, पार्लियामेंट से लाइट ऑफ और किसी ऑर्डर पे करते हैं। एक बात, दूसरी बात यह है कि ये बात ठीक है कि रिकंसिलेशन होनी चाहिए, लेकिन देखिए जब तक आप पॉलिटिक्स में अपोजिशन के वजूद को बर्दाश्त नहीं करेंगे, अपनी मुखालिफ आवाज को बर्दाश्त नहीं करेंगे, अपने सियासी मुखालफिन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी तो उन्होंने एक जलसा किया है, उसके बाद आप वो कह रहे हैं हमने लाहौर में जलसा करना है, आप पहले से कह रहे हैं कि लाहौर में जलसा नहीं होने देंगे, यानी इश्तिहाल अंगेजी मजीद फैलेगी। अच्छा, PTI के लोग हो, आप हुकूमत में लोगों, सबको अपनी अपनी पॉलिटिकल स्पेस में आईनी और कानूनी दायरा कार में रहकर काम करना चाहिए। लेकिन अगर वो नहीं करेंगे, लैंग्वेज में अगर PTI वाले कुछ इस तरह की जुमले इख्तियार करेंगे जो डायरेक्ट रियासत के ऊपर जाएंगे, तब भी मसला पैदा हो जाएगा। फिर वो जो आपको स्पेस मिली है उसमें मसाइल पैदा हो जाएंगे। जो गुफ्तगू की KPK के वज़ीर आला ने, उससे जरा चीजें क्रॉस कर गई लाइन, वो नहीं होनी चाहिए थी। अब जिस तरह से हुकूमत ने बिहेव किया वो भी बिल्कुल किसी भी तौर पर मुनासिब नहीं है। देखिए, मुझे ये लगता है कुछ लोग हैं हुकूमत के अंदर, कुछ लोग हैं अपोजिशन के अंदर जो हालात को बिगाड़ना चाहते हैं। उनकी जो फायदा है ना, वो हालात को बिगाड़ने में, सुलझाने में नहीं है। हुकूमत के अंदर भी लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि सुलझाओ, अपोजिशन के अंदर भी है। देखिए ना, अभी बैरिस्टर गौर ने तकरीर की, आपने हवाला दिया, बिलावल भुट्टो ने तकरीर का हवाला दिया, आपने MKM के लोगों ने तकरीरें की, JUI ने कहा कि ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए थी। तो इसलिए अब अगर आपने इसको प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट ना किया तो इसका मतलब है फिर स्पीकर भी उस खेल का हिस्सा ही है। अच्छा। अगर देखिए ना, आप 4 लोगों को सस्पेंड कर दें, ये तो हमारे बड़ा पुराना सा रिवाज है, 4 लोगों को सस्पेंड कर दें। अब इन्वेस्टिगेट तो करें ना कि कौन लोग हैं जिनको डायरेक्टली अकाउंटेबल करना है कि कौन इस खेल का हिस्सा है, एक बात। दूसरी बात यह है कि अब ये बात तय कर लें कि पॉलिटिकल स्पेस देना है PTI को। ये नहीं हो सकता कि आप एक बड़ी जमात को इस तरह से बंद करके बिठा दें, उनको जलसा ना करने दें। ये पाकिस्तान की तारीख का, बड़ी जमात को भी थोड़ा नहीं, उनको भी करना चाहिए, मैंने तो पहले कहा है, लेकिन देखिए ये पाकिस्तान की तारीख का पहला जलसा है
कि जो 4 बजे से लेकर 7 बजे तक अगर आपने जलसा ना किया तो आप पे दहशतगर्दी के पर्चे हो जाएंगे। ये क्या मजाक है? अच्छा, ये जो खवातीन के हवाले से थोड़ा इसमें आए, हम तहरीक इंसाफ को बिल्कुल इस पे स्पेयर नहीं कर सकते जिस तरह का रवैया उन पे रहा है। इससे पहले मुझे याद है बानी तहरीक इंसाफ का एक बयान था खवातीन और उनके ड्रेसअप होने के हवाले से कि जी लोग प्रोवोक होते हैं और मर्द रोबोट नहीं होता। फिर ये नीचे चलता चला आता है और फिर गंडापुर साहब पहली दफा ये नहीं कर रहे जो सीएम केपी है ना। और आपको नहीं लगता कि अगर आपकी काउंटर पार्ट, आपकी मुखालफत, आपके मुकाबले में कोई खातून है तो आपको ज्यादा सॉफ्टर होना चाहिए, रिस्पेक्टफुली आपको अपोजिशन करनी चाहिए? मैं बिल्कुल आप सॉफ्ट टारगेट क्यों समझते हैं कि वो बारात का, बैंड बाजे का, यानी कि फेमिनिस्ट उसके अंदर वो लेकर आते हैं जिससे लोगों का ऑफेंड होना बनता है, काम शहरी का होना बनता है। चले जो पीएमएल वाला, मैं तो आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, पीटीआई के जो लोग हैं उनके लबो लहजे में बेशुमार तलखियां और बेशुमार तज़हीक के पहलू नुमाया होते हैं। लेकिन ये बात यहां तक महदूद नहीं है। ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा था कौमी असम्बली में? गलत कहा था। अच्छा, फिर वो कादर पटेल साहब ने क्या कहा था, शर्जील मेमन ने क्या कहा था, निहाल हाशमी ने क्या कहा था, तलाल चौधरी ने क्या कहा था, खुद मौलाना फजलुर रहमान क्या कुछ कहते रहे। हमारा पॉलिटिकल कल्चर जो है ना वो अपने सियासी मुखालफिन के ऊपर, जिसमें कहते हैं तनकीद नहीं करता, उनकी तज़हीक का पहलू निकालता है। ये बुनियादी तौर पर इसकी जिम्मेदारी किस पे है? इसकी जिम्मेदारी है बुनियादी तौर पे सियासी क़यादत पर। अगर सियासी क़यादत यानी इमरान खान अपनी पार्टी के लोगों का अकाउंटेबल ना करे, नवाज शरीफ साहब अपनी पार्टी के लोगों का अकाउंटेबल ना करें, बिलावल भुट्टो साहब अपनी पार्टी के लोगों को अकाउंटेबल ना करें, किसी पार्टी लीडर ने नहीं किया। अच्छा, नहीं किया ना, करती अकाउंटेबल तो आज पीटीआई तनकीद उस सर इसलिए नहीं करते कि लीडरशिप खुश होती है इन चीजों से, लीडरशिप एंजॉय करती है उन लोगों के साथ जो लोग दूसरी पार्टी के मुखालफिन को जो है ना उनकी तज़हीक करते हैं। तो इसलिए इस कल्चर के ऊपर मैं समझता हूं एक मजमूई तौर पे हमारी सियासी जमातों का रवैया दुरुस्त नहीं है और पीटीआई समेत सारी सियासी जमातों को एक बात समझनी चाहिए, अगर आज आपने अपनी पॉलिटिकल स्पेस लूज कर दी तो कल इसका नुकसान सियासत को भी होगा, जमहूरियत को भी होगा, आपकी अपनी जमात को भी होगा, क्योंकि पॉलिटिकल स्पेस बाकी रहनी चाहिए जहां आप अपनी बात कर सकते हैं। बिल्कुल सही। और ये जिस तरह से अभी मिसाके पार्लियामेंट की बात हो रही है या फिर जो तहरीक और कमेटी जो बनाई जाएगी इन उमूर पर, आपको लगता है कि वाकई ये जो हमारे सियासतदान हैं ज़ातियात की लड़ाई से निकलकर आगे बढ़ेंगे और वाकई मिसाके पार्लियामेंट पर इस पर कोई काम होगा, या ये तहरीक भी फिर आपसी चपकरश का शिकार हो जाएगी और कोई फ़ायदेमंद नहीं होगा? देखिए ना, खुशफहमी की सियासत बहुत अच्छी होती है, मुझे भी खुशफहम होना चाहिए, आपको भी होना चाहिए कि चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। इससे पहले मिसाके जमहूरियत भी हुआ था, आपको याद होगा, इससे पहले और भी बेशुमार माहिदे हुए। अभी होता क्या है? होता यह है कि हमारी एक रिएक्शन की पॉलिसी है। एक वाकया हो गया ना, हमने फौरी तौर पर कहा कमेटी बना दें। पाकिस्तान की कमेटी तो आज तक निकल ही नहीं सकी, सिवाय कमेटियां बनाने के अलावा हमने कोई काम नहीं किया। देखिए, ये एक कमेटी बनाने से मसला नहीं हल होता, ये पॉलिटिकल पार्टी के इंटरनल कल्चर का मसला है और जब तक आप उसको दुरुस्त नहीं करेंगे ये बात आगे नहीं चलेगी। अभी आप देखें ना, ख्वाजा आसिफ साहब खड़े होकर कोई तकरीर कर दें, कल अता ताला की मैं गुफ्तगू सुन रहा था, वो तो मान ही नहीं रहे थे कि पार्लियामेंट के अंदर से लोगों को गिरफ्तार किया गया, वो तो नहीं मान रहे थे। अब ये जो हमारा कल्चर है हुकूमत के अंदर और हुकूमत से बाहर लोगों का, और बड़ी दिलचस्प बात है, जब आप हुकूमत में होते हैं तो आपका एक और चेहरा होता है, जब आप अपोजिशन में होते हैं तो आपका एक और चेहरा होता है। जब यही अपोजिशन कल हुकूमत में होगी तो वो यही कुछ कर रही होगी जो आज कर रही है। देखिए ना, ये जो आंख मचोली का खेल है ही ना, अगर इससे हमने बाहर नहीं निकलना, कौन पाकिस्तान के अंदर लोग सियासत पे ट्रस्ट करेंगे, जमहूरियत पे ट्रस्ट करेंगे? कैसे चलेगा सिस्टम? अब ये सारी सूरत-ए-हाल पैदा क्यों हुई? ये सारी सूरत-ए-हाल आपको पता है, जलसा नहीं हो रहा था, फिर जलसा हुआ, फिर रूट्स मुतय्यन किए गए, जी इस रूट से आएंगे, और फिर उसके बाद तकरीरें हुई, टाइम को वायलेट किया गया, यानी कि उन सारी चीज़ों का ख्याल तहरीक इंसाफ की क़यादत ने नहीं रखा जो हुकूमत को जवाज़ दें कि वो इस किस्म की कार्रवाई करे, जो कि गलत हुई, जिसके बाद अब हुकूमत को भी परेशानी लायक हुई है कि हमने तो नहीं किया, किसने किया, एज पर देम। तो तहरीक इंसाफ फिर क्या कोई मोहताद पॉलिटिक्स का रवैया अपनाए, या वो नहीं कर सकते? जब वो हर तरह से दबाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं उनका ये रिएक्शन, ये रद्द अमल आना है। आई मीन वो भी तो इसके ऊपर कुछ स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। जब आप एक चीज को दबाने की कोशिश करेंगे तो उसका रिएक्शन तो आएगा ना। अब सवाल ये है कि ये कौन सा कोड ऑफ कंडक्ट है कि 4 से 7 बजे जलसा खत्म हो जाना चाहिए? पाकिस्तान में कहां ये कल्चर है सर? आप मुझे बताइए, मिसाल के तौर पे एनओसी की बात है, जमात इस्लामी ने वहां धरना दिया, कौन सा एनओसी था जी? किसकी इजाजत से हुआ धरना? तहरीक लब्बैक वाले वहां बैठे हुए थे, कैसे गए? जेयूआई कैसे गए? देखिए, बात यह है
आप पहले बुनियादी प्रिंसिपल पे इत्तेफाक कर लें कि हमने अपने मुखालफिन को सियासी स्पेस देनी है आईनी और कानूनी दायरा कार में रहते हुए, और ये फिर पीटीआई के ऊपर भी लाजिम है, जैसे भी आपने कहा ना, कि वो भी फिर उस कोड ऑफ कंडक्ट को अमल करें। देखिए ना, अब अगर आप वो कोड ऑफ कंडक्ट पे अमल नहीं करेंगे तो अब आप लाहौर के जलसे के बारे में अभी हम एम्बिग्यूटी में है कि वो होगा भी या नहीं होगा, धमकियां दी जा रही हैं कि जलसा नहीं होने देंगे, आप चल के दिखाएं, जरा आके दिखाएं, हम आपकी लातें तोड़ देंगे। ये जो चीजें हैं, इससे फिर होगा क्या, आप पॉलिटिकल स्पेस को लूज करेंगे। और मैं आपको फिर बता रहा हूं, पाकिस्तान में जमहूरियत कमजोर है, वजीर आजम को इतने ज्यादा बाख्तियार नहीं है, वजीर आला इतने ज्यादा बाख्तियार नहीं है, पार्लियामेंट इतनी ज्यादा बाख्तियार नहीं है, पार्लियामेंट को बाईपास करके चीजें हो रही हैं। पाकिस्तान में जो इस वक्त मईशत के फैसले हो रहे हैं, क्या वो पार्लियामेंट के अंदर हो रहे हैं? मुझे आप बताइए, क्या इस वक्त जो सियासी फैसले हो रहे हैं वो पार्लियामेंट के अंदर हो रहे हैं? क्या बलूचिस्तान का मसला पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस हो रहा है? क्या खैबर पख्तूनख्वा की सिचुएशन पार्लियामेंट में डिस्कस हो रही है? पार्लियामेंट तो पहले से कमजोर है। अगर आपने इस पार्लियामेंट को सियासी जमातों ने, चाहे वो हुकूमत में चाहे वो अपोजिशन में, अगर उन्होंने इसको मजबूत ना बनाया तो ये पार्लियामेंट से भी लूज कर जाएंगे अपने आप को। लाहौर का जलसा बहुत जरूरी है तहरीक इंसाफ के लिए इस वक्त? क्यों नहीं जरूरी? मैं आपसे ये पूछता हूं कि क्या सियासी जमातों पे जलसों पे पाबंदी होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। तो जब नहीं है तो वो अभी तो देखे ना, 9 मई से पिछले 1 साल से तो उन पे जलसों पे पाबंदी है, तो कहीं ना कहीं तो ये ब्रेक होगा ना। पीटीआई को सिर्फ ये काम करना है कि वो जलसे के जो हदूद और कयूद है, जो तौर तरीके हैं, जो कवायद ज़वाबित हैं, उस पर अमल करे और सियासी जंग को सियासी अंदाज में लड़ने की कोशिश करे, तो उससे बात आगे चल सकती है। तहरीक इंसाफ इतना बड़ा जलसा करती है या इतने ज्यादा लोग आ जाते हैं और मीडिया भी कुछ हद तक या सोशल चैनल उसको दिखाता है, तो उसको एक ऐसा चार्टर अवाम के सामने रखना चाहिए जो अवाम के मसाइल पे बात करे। उनका बेसिक मसला तो है कि उनकी टॉप लीडरशिप जेल के अंदर है, सबको पता है, उनके वोटर को भी पता है। सर, इस वक्त लेकिन कहीं ना कहीं जिन मसाइल के ऊपर पॉलिटिक्स होनी चाहिए, तहरीक इंसाफ आपको नहीं लगता कि उससे माइल्स अवे है, खासतौर पे जो उसकी लीडरशिप बाहर है? और इस पिछले जलसे के अंदर भी मैंने नहीं सुना अवामी मसाइल के ऊपर कोई बात हुई। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। कैदोबंद पे बात हुई है, तशद्दुद पे बात हुई है, बिल्कुल आपका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक है। मैं बताऊं, ये जो आईपीपीस का मामला है, आप बिलावल भुट्टो की कोई तकरीर दिखा दें मुझे, आप शहबाज शरीफ साहब की कोई तकरीर दिखा दें। हुकूमत में वो क्यों लेंगे तकरीर? तो सर मेरा मतलब है कि जब देखिए ना, बात ये होती है कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों ने बैठ के वो ब्रिज रोल प्ले करना है ना। उन्होंने तो मुआहदे किए हुए हैं, वो तो सर वो मुआहदे किए हुए हैं। मैं तो यही तो आपसे कह रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि पार्लियामेंट के अंदर कौन सी अवाम की सियासत हो रही है और जलसों में कौन सी अवाम की सियासत होती है? लेकिन देखिए ना, अपोजिशन का है, लेकिन अपोजिशन को तो आप बाहर तो निकाल लें पहले भाई। उनकी तो सारी क्यादत इस वक्त आपने जेलों में भरी हुई है, आप उस रिएक्शन से भी तो बाहर निकाले ना उनको। देखिए ना, इस वक्त क्या है, कल की खबर है कि सनम जावेद के वालिद जो है वो कल फट पड़े हैं। उनके घर एफआईए और जो है ना पुलिस जो है ना वहाँ पे खड़ी हुई है, उनको गिरफ्तार करना चाहती है। वो कहते हैं वो यहाँ पे है नहीं, उसके बावजूद आपने उनके घर को जो है ना पुलिस का वो बनाया हुआ है। भाई अगर आप इस तरीके से डील करेंगे तो फिर वहाँ इशूज की सियासत कहाँ से आएगी? वहाँ तो रिएक्शनरी सियासत आएगी ना, जो केपीके में हो रहा है, जो बलूचिस्तान के अंदर हो रहा है, जो बाकी इलाकों में हो रहा है। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा आपसी बात से इत्तेफाक करते हुए कि अपोजिशन का काम है कि वो ये काम करे, लेकिन सर हुकूमत भी तो वो स्पेस पैदा करे ना जहाँ बैठ के बात हो सकती है, जहाँ गुफ्तगू हो सकती है। अब ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कोई गुफ्तगू नहीं होगी पीटीआई के साथ, एहसन इकबाल साहब कहते हैं कोई गुफ्तगू नहीं होगी। फेवर में नहीं है ना सर गुफ्तगू? सर फिर अगर गुफ्तगू में उनकी फेवर में है, अच्छा, अगर गुफ्तगू एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई लगे रहे, हमारा काम चलता है। सर अगर गुफ्तगू उनकी फेवर में नहीं है तो फिर डायलॉग हुकूमत कैसे क्रिएट करेगी? फिर डायलॉग तो हुकूमत नहीं क्रिएट करेगी, अपोजिशन तो अपोजिशन में रहती है ना। अपोजिशन ने तो हमेशा पाकिस्तान की सियासत में हमेशा मुखालफाना सियासत करनी होती है। तो सलमान साहब, अगर होता है डायलॉग की सूरत हाल, अगर हुकूमत ही बनाती है, आपको लगता है कि जो बानी पीटियां हैं वो मान जाएंगे? उन्होंने तो अभी दरवाज़ा जो खोला था, वो कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत का भी वो बंद कर दिया है। तो क्या जो ये हार्ड लाइन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो चूज़ कर रही है अपने लिए, आगे इन फ्यूचर इनके लिए बेहतर होगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि वो इमरान खान का मुतालबा है फ्रेश इलेक्शन, हुकूमत तो उस पर नहीं आएगी। 9 मई के लिए वो बनाए अदालती कमीशन, हुकूमत तो नहीं आएगी उसके ऊपर। हमारे लोगों पे पर्चे खत्म करे, हुकूमत तो नहीं आएगी उसके ऊपर। और ये इख्तियारात हुकूमत के पास है भी नहीं, ये मैं आपको बता दूं। जिनके पास है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। हमारे यहाँ गुफ्तगू जो है हमेशा उसी से होती है जो जिसके पास इख्तियार होता है, ये मैं आपको बताऊं। मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ, जब इमरान खान हुकूमत में थे उस वक्त की अपोजिशन जो है वो किससे मुज़ाकरात कर रही थी? जनरल बाजवा के साथ, जनरल फैज़ के साथ? या ये मैंने नहीं कहा, ये मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि हमारे पास आके वो बातें कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ ये चीज़ें ज़हन में रखनी चाहिए, हुकूमत के पास इख्तियार हो। और हुकूमत, आप खुद कह रहे हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं कि उनके पास वो हुकूमत क्यों चाहेगी बातचीत करने के लिए? वो तो इस वक्त बेनिफिट है। अगर पीटीआई में और एस्टैब्लिशमेंट में लड़ाई होती है
तो उसका फायदा कौन उठाएगा? हुकूमत उठाएगी। हुकूमत चाहेगी कि लड़ाई रहे। बिलावल की जो स्पीच थी, एक तो मुझे आज तक पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स कम से कम पिछले 6-8 महीने में समझ नहीं आई है। मैंने पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से भी पूछा है, कुछ दिन पहले गवर्नर केपी भी थे यहाँ पे, उनसे भी पूछा है कि व्हाट काइंड ऑफ पॉलिटिक्स इट इज। उनके बड़े आईनी ओहदों पे चेयरमैन सेनेट हो, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हो, वहाँ पे उनके लोग बैठे हुए हैं, और ये जो हुकूमत कायम है शहबाज शरीफ साहब की, ये उनके वोट्स की वजह से कायम है। वो पुल आउट करें, हुकूमत कायम नहीं रह सकती। लेकिन उसके बावजूद इस हुकूमत को सपोर्ट करते हुए जो वाक़या हुआ है पार्लियामेंट के अंदर, उस पर फिर बिलावल साहब ने तनकीद हुकूमत पे की है। क्या इस वक्त बिलावल और पीपल्स पार्टी बिल्कुल बेइख्तियार हैं किसी भी फैसला करने में या हुकूमत को इस पेज के ऊपर लाने में कि आप कम से कम डेमोक्रेसी की सेंटिटी के लिए, पार्लियामेंट की सेंटिटी के लिए इक़दाम करें? क्या महज पीपल्स पार्टी तकरीरों की हद तक पावरफुल है जैसे बिलावल करते नजर आते हैं और कुछ नहीं कर सकती? पीपल्स पार्टी हुकूमत में भी है, पीपल्स पार्टी अपोजिशन में भी है। अच्छा, आप कहते हैं जी वो किसमें? सर वो दोनों तरफ है। अच्छा, दोनों तरफ अपने स्कोर बना रही है। अब ये देखिए पंजाब में क्या लड़ाई हो रही है कि जो हमारे इलाके हैं, जहां जहां हमारे एमपी एमएनए जीते हैं, वहां के एसएसपी, डीएसपी, एसएचओ फना वो हमारे होने चाहिए। ब्यूरोक्रेसी हमारी होनी चाहिए। ज़रदारी साहब हुकूमत में और बिलावल साहब अपोजिशन। अच्छा, अब वो क्या करते हैं, एक तरफ लोगों को दिखाते हैं कि हम अपोजिशन भी हैं, एक तरफ दिखाते हैं हम हुकूमत का हिस्सा भी, जब उनके साथ बलगीर होते हैं। और जब गले मिलते हैं वहां कोई महंगाई की गुफ्तगू नहीं होती, वहां कोई बिजली की कीमतों की बात नहीं होती। वहां क्या बात होती है? शराकतदारी की, कि जी आप हमें बताएं 12 में से 8 हमें देंगे, 4 आप लेंगे। तो पीपल्स पार्टी भी इस वक्त जो हुकूमती कारकर्दगी है उसमें बराबर की जिम्मेदार है, चाहे वो माने या ना माने। लोगों को पता है एमकेएम हुकूमत की इत्तेहादी है और ये पीपल्स पार्टी हुकूमत की इत्तेहादी है। अब बिलावल साहब एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी के तौर पर अपने आप को एक जेन्युइनली ये शो करते हैं कि जैसे देखिए जी, मुझे अपोजिशन का बड़ा दर्द है कि 2.5 साल में जो कुछ हुआ है मेरे भाई, मुझे आप बताइए कितने लोगों के ऊपर उन्होंने गुफ्तगू की है इस पार्लियामेंट के अंदर। लेकिन इसमें कोई हुकूमती ओहदा तो नहीं है ना उनके पास? ऐसा ना हो, अपोजिशन आप तो कोई ओहदा कौमी असेंबली में मेंबर है, कौमी असेंबली के मेंबर हैं, पीपल्स पार्टी को लीड करते हैं। अपोजिशन बेंचेस पे बैठ जाए ना? तो नहीं तो सर वो अपोजिशन में बेंच में बैठ जाए, सामने आते हैं, अपोजिशन में बेंच में बैठ जाए तो इक़्तिदार की सियासत कैसे करेंगे? फिर ये कैसे मिलेंगे ओहदे डिप्टी कमिश्नर के? और ये तरक्याती फंड वगैरह, ये जो गवर्नर हाउस में इजलास हुआ लाहौर में, ये इसीलिए तो हुआ था कि जनाब हमारा हिस्सा बताइए क्या है इस हुकूमत के अंदर। तो ये जो इस वक्त पॉलिसी है हमारे यहाँ पीपल्स पार्टी की, वो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान खेल के जहां हुकूमत को मुश्किल आएगी ये जान छुड़ा देंगे। शॉर्टली कामयाब पॉलिसी है अवाम को लेकर, पॉलिटिक्स को लेकर, पंजाब में रिवाइवल को लेकर पीपल्स अपनी पार्टी के लिए तो कामयाब पॉलिसी है, अपनी इक़्तिदार की पॉलिटिक्स के लिए। अवाम के लिए इसमें सवाए अवाम दुश्मनी के अलावा, चाहे वो हुकूमत है चाहे वो अपोजिशन है, किसी जमात के पास इस वक्त अवाम के इशूज के लिए कोई एजेंडा नहीं है। और अवाम इस वक्त सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन का शिकार हो रही है और हुक्मरानी का निजाम ऐसा है जिसमें अवाम के लिए सवाए मसाइल ही मसाइल है। और जिसके एंड पे शायद अवाम आके कहेंगे कि हमें आपकी जरूरत क्या है अगर आप हमारा ख्याल नहीं रख रहे, हमारी आसानी नहीं कर रहे। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच सलमान। सूरत हाल है उस पर तजिया पेश किया और यही बात है कि सियासत अपनी जगह, लेकिन जो वर्किंग रिलेशनशिप है उसको बेहतर करना बड़ा ज़रूरी है हुकूमत और अपोजिशन जमातों का आपस में बैठकर, क्योंकि सारी सूरत हाल में पिसती बेचारी अवाम ही। ऐसे के साथ ही एक्सप्रेसो में वक्त तो एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, कुछ देर में वापस आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। लेट्स टॉक अबाउट हॉकी। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी, पाकिस्तान ने अपना तीसरा मैच फाइनली जीत ही लिया। पहले 2 बराबर किए थे, जापान को 2-1 से हमने हराया। टूर्नामेंट में पहली फतह पाकिस्तान के हिस्से में आई है। अगर हम कुछ डिटेल्स की बात करें तो नदीम अहमद ने पहले क्वार्टर में गोल किया, पाकिस्तान को बर्तरी दिलाई। ताहम जापान दूसरे क्वार्टर में मैच बराबर करने में कामयाब रहा। दूसरे क्वार्टर के 10वें मिनट में सुफियान खान ने फिर एक गोल किया और पाकिस्तान को बर्तरी दिलाई, जो मैच के अख्ताम तक बरकरार रही और यूं पाकिस्तान ये मैच जीतने में कामयाब। जी हाँ, और इससे कबल अगर बात करें तो कौमी टीम इवेंट में हमने बताया कि इब्तदाई 2 मैचेस जो है वो ड्रॉ हो गए थे और पाकिस्तान ने पहले मैच में जनूबी कोरिया के खिलाफ मुकाबला 2-2 से, जबकि मलाइशिया के खिलाफ मैच भी 2-2 से ही बराबर किया था। कौमी टीम के इवेंट में 12 सितंबर को चीन और 14 सितंबर को रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ अब खेलना है। और अब जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, राना वहीद अशरफ और सुफियान खान, हमारी पाकिस्तान हॉकी टीम के प्लेयर्स हैं। और सुफियान ने तो कल 10वें मिनट में जो गोल किया माशाल्लाह से, दोनों से हम बात करते हैं कि किस तरह से कल का मैच था और अभी तक का ये टूर्नामेंट कितना चैलेंजिंग है। दोनों हमारे साथ ही मौजूद, हमारे साथ मौजूद हैं। हाउ प्रिविलेज वी आर, पाकिस्तान हॉकी टीम के नेशनल प्लेयर्स हमारे साथ मौजूद हैं। आई नो कि अगर कोई क्रिकेटर मौजूद हो या होता तो आप ज्यादा एक्साइटेड होते, बट ये भी हमारे वैसे ही नेशनल प्लेयर हैं जैसे क्रिकेट के हैं और वी जस्ट से थैंक्स टू देम कि हमारे साथ आए। थैंक यू वेरी मच वहीद एंड सुफियान। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एक्सप्रेसो। वालेकुम सलाम।
बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं और हमें ये भी बहुत अच्छा लग रहा है कि बिटवीन इन बिटवीन द टूर्नामेंट आप हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि फील्ड में खेलते हुए तो आपको देख रहे हैं, मैं तो कम से कम मैचेस फॉलो कर रहा हूं और मुझे लगता है पाकिस्तान में और भी बहुत लोग फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहले आप अपनी इस अब तक की जो जर्नी है इस टूर्नामेंट की, इस बारे में बताइए। पहला मैच थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट रहा, मुझे लगता है कि वो हम जीत गए थे लेकिन आखिरी मोमेंट्स के अंदर डिफेंड नहीं कर पाए और वो जो पेनल्टी कॉर्नर था उसने गेम खराब कर दी। लेकिन आप हमें बताइए अब तक का कैसा सफर रहा, क्या बहुत टफ मैचेस हैं, कैसा चल रहा है? पहले आपका शुक्रिया, आपने आज हमें बात करने का मौका दिया। और मैच का, इस टूर्नामेंट का मैं बताना चाहता हूँ कि मैच बाय मैच हमारी टीम ग्रो कर रही है और हर मैच में इम्प्रूवमेंट आ रही है। पहला मैच भी आई थिंक हमें जीतना चाहिए था, दूसरा भी जीतना चाहिए था, वो लास्ट 8 सेकंड में हमने गोल कंसीड कर लिया। आई थिंक सो कि वो गलतियां जो है हमने नेक्स्ट जापान मैच की इस वजह से हमने वो एंड तक बरकरार रखी। लेकिन अभी भी मजीद वो चीजें बेहतर करने वाली हैं। इसमें हम दिन में और रात में मीटिंग्स करते हैं, अपनी टीम मीटिंग्स करते हैं, इसमें हमने कुछ चीजें जो है वो मजीद जो है हमने बेहतर करना है। तो आई थिंक सो आज वाला मैच भी बड़ा क्रूशियल मैच है। अगर हम आज मैच जीतते हैं तो वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करते हैं इंशाल्लाह। हमारी दुआ है और हम पूरी उम्मीद भी है कि आप जीतेंगे जरूर मैच। अच्छा सुफियान, जो 10वें मिनट में कल आपने शाहकार गोल किया है और बर्तरी दिला दी पाकिस्तान को, क्या फीलिंग्स थी उस वक्त आपकी? सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और उसके बाद फीलिंग तो खुशी होती है, जाहिर बात है, टीम के लिए, अपने मुल्क के लिए गोल करना और गोल मतलब विनिंग गोल जो होता है। तो सुफियान, ऐसी क्या वजह है? हम बर्तरी लेते हैं पहले, मैंने देखा है जब भी हम मैच शुरू करते हैं इनिशियली आप और बड़ी अच्छी अटैकिंग हॉकी खेल रहे हैं हम, डिफेंस में मुझे शायद फील होता है कि कहीं ना कहीं हम थोड़ा लैग कर जाते हैं। हम क्यों उस बर्तरी को जीत में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे? यानी कि लीड ले ली हमने, फिर हमने डिफेंड करना है लेकिन कहीं ना कहीं हम चोक कर जाते हैं, जैसे मलेशिया के मैच में हुआ, बिल्कुल गालिबन तीसरे या चौथे लास्ट मिनट के अंदर ये गोल हुआ। तो ये कहाँ पे कोई प्रॉब्लम है? मतलब दूसरी टीम ज्यादा अच्छा खेल गई इस वजह से, या कहीं हम थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं डिफेंडर्स, ये क्या प्रॉब्लम है? मसला ये है कि अब पिछले जो मैच हम ड्रा कर गए वो भी यही था कि हम मतलब जीत रहे थे। कोरिया का मैच अगर आप देख ले तो जिस जब हम जीत रहे थे आखिरी सेकंड में हमने 2 गोल किए, लेकिन उसके बाद भी अनफॉर्चुनेटली हमें वो कार्ड हो गया, जिसकी वजह से फिर हम तकरीबन 11 और 10 लड़के से हम खेले थे। तो यही मिस्टेक हुई तकरीबन पिछले 2 मैचों में, जिसकी वजह से हम बराबर खेले। तो कल के मैच में अगर आप देखा जाए एक कोई कार्ड भी नहीं था। तो मिस्टेक होते हैं लेकिन कार्ड फिर लड़का कम हो जाता है, फिर वो बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, ठीक है। तो इस दफ़ा पाकिस्तान हॉकी की तरफ से आपको फैसिलिटीज़ के हवाले से थोड़ा सा हमें बताइए, दो कि आई नो कि आप लिमिटेड बोलेंगे इसके ऊपर, बट स्टिल ठीक है मामला? आप इजीली पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं इस टूर्नामेंट के अंदर? ठीक है, कंफर्टेबल है? पार्टिसिपेशन तो हो ही गई है, हम फाइनली यहाँ पहुंच गए हैं। लेकिन अभी भी जो मैं समझता हूँ कि चीजें इम्प्रूव करने वाली हैं, बेहतर करने वाली हैं। प्राइवेट सेक्टर को आना चाहिए, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहा है, गवर्नमेंट जो है वो शहबाज शरीफ साहब जो है, राना मिर्चू साहब पर्सनली जो है वो लुक आफ्टर कर रहे हैं हॉकी को। लेकिन ये चीजें स्टेप बाय स्टेप होती हैं और मेरा ख्याल है कि जिस तरह उनका फोकस हम पर है, आने वाले दिन जो है वो हॉकी के लिए बेहतर होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, वहीद मुझे ये भी बताएं कि आज के मैच के हवाले से आपने कहा कि टफ कंपटीशन होने जा रहा है, तो कैसी तैयारी है, क्या लग रहा है? अभी तक की जो परफॉर्मेंस है वो तो माशाल्लाह से अच्छी है, जिस तरह से इमरान ने कहा कि अटैकिंग मोड में हम खेलते हैं। चीन को तो हरा ही देंगे मुझे। हाँ, तो हरा देंगे चीन को आज फिर इंशाल्लाह। लेकिन चीन वो वाली टीम नहीं रही जो आज से 8-10 साल पहले थी। उन्होंने बड़ा इन्वेस्ट किया। उनकी जो वुमेन्स टीम है वो ओलंपिक्स में सिल्वर मेडलिस्ट हुई है, वो भी शूटआउट्स पर आकर हारे हैं, प्लेंटी शूटआउट्स पर आकर। तो चाइना जो है वो बड़ा जो ग्रो कर गया है और चाइना ने बड़ी इसमें इंप्रूवमेंट लेकर आए पिछले साल जो हम चैंपियन ट्रॉफी। लेकिन मुझे लगता है हमारी भी टीम 5-6 साल पहले वाली टीम नहीं है, उससे बहुत बेहतर है। आप लोग बहुत अच्छा खेल रहे हैं। जी, बहुत बेहतर, माशाल्लाह बड़ी अच्छी टीम जो है वो बन चुकी है हमारी। लेकिन चाइना की ये देखें, इनको फैसिलिटीज बड़ी मिलती है। किसी भी ओपोनेंट को आसान नहीं लेना चाहिए, यही एक अच्छी स्ट्रेटजी, अच्छे स्पोर्ट्समैन की स्ट्रेटजी होती है। फिटनेस के हवाले से थोड़ा सा हमें बताइए, लड़कों की फिटनेस कैसी है और गेम स्ट्रेटजी भी बताइए। कोई तब्दीली की है गेम स्ट्रेटजी में, या जो पहले पैटर्न लेके चल रहे थे इससे पहले 1-2 टूर्नामेंट्स खेले उसी के तहत खेल रहे हैं? नहीं, हर टीम के खिलाफ जो है वो ताहिर भाई जो है उन्होंने हमें ज्वाइन किया। यहाँ पर उनके आने से बड़ा फर्क पड़ा, बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। जो कोच है वो एक जो है
हाई परफॉर्मेंस कोच हैं, तो उनके आगे बड़ा फर्क पड़ा है। हर टीम को मुख्तलिफ अंदाज से जो है कॉप करने की कोशिश करते हैं, हर टीम के खिलाफ मुख्तलिफ तरीके से प्लानिंग, उनकी खामियां, उनकी जो वीकनेस है, उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स जो है वो डिस्कस करते हैं। तो इसी तरह हमने चाइना की खिलाफ भी बड़ी अच्छी जो है हमारी मीटिंग रही है, उसमें हमने बड़ी अच्छी चीजें डिसाइड की है। इंशाल्लाह हम देखेंगे कि वो आज आपको इंशाल्लाह नजर आएंगे और इंशाल्लाह ये वाला मैच हम जीतेंगे इंशाल्लाह जरूर। और मेरी नज़र तो इससे अगले वाले मैच पर भी है, वो जो 14th को हमारा खासतौर पर भारत के साथ मैच है। सुफियान, क्या मैच से पहले उसकी भी कोई स्ट्रेटजी चेंज कर ली जाएगी, या उस मैच में कोई खास प्रेशर भी होता है? डेफिनेटली एक रिवायती हरीफ के साथ जो मैच होता है उसके लिए कितने प्रिपेयर्ड है? जाहिर बात है, सब पूरे मुल्क को पता है, और इधर भी सिर्फ हमारा पाकिस्तान नहीं, यहाँ भी अगर देखा जाए सारे लोग इसका वेट कर रहे हैं, 14 तारीख का वेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा। तो इंशाल्लाह स्ट्रेटजी तो यही होगी, वो तो बैटिंग में डिसाइड होगा कि हम क्या करेंगे, क्या उसके अभी तक हमने उसका मैच देखे नहीं है, तो वो जब उसके साथ में अभी तक हमारा फोकस है चाइना वाले से पहले जो मैचेस थे, तो जब उसके साथ मैच होगा फिर उसको हम देखेंगे कि किस तरह हमने उसको हैंडल करने और क्या सिचुएशन होनी चाहिए। ठीक है, ताहिर भाई का आपने, हाँ वी नो पूरी कौम की नज़र होती है और आप लोग भी बहुत दिल से खेलते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, जीत हार तो खेल का हिस्सा है। अच्छा, जो ताहिर साहब का आपने, ताहिर ज़मान साहब का जिक्र किया, हमारे शो में भी थे, और हमने गालिबन मिस्र की टीम का जिक्र किया था कि उन्होंने उसको 22वीं से 17वीं पोजीशन पे ले आए और अच्छी उनकी परफॉर्मेंस रही। आप भी कह रहे हैं कि उनके आने से फ़र्क पड़ा है। बुनियादी तौर पर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो जिसके ऊपर उनका ज़्यादा फोकस है और ज़्यादा इंप्रूव हुई हैं या बेहतर हो रही हैं उनके आने के बाद, आपको लगता है? देखिए, उनके आने से जो चीजें हैं, एक तो हमारी स्ट्रक्चर में काफी बेहतरी आई है, जो हमारी प्लानिंग्स में जो उनकी दूसरी टीम्स की जो में वीकनेस जो है वो बेहतर तरीके से, वो बड़ी देर से इन टीम्स के साथ वो मुख्तलिफ टीम के साथ अटैच रहे हैं, खेलते रहे हैं, इवन कि वो FA में कोर्सेज भी करवाते हैं, तो वो सारी चीजों का इल्म है। तो उसमें हमारी जो बेसिक टेक्निक्स हैं वो उन्हीं को दुरुस्त करने की कोशिश करें कि अगर हमारी बेसिक टेक्निक जो हमारी एक रवायती तरीके से हम खेलते आ रहे हैं, अगर उसी को हम थोड़ा सा एनहांस दोबारा कर लें, उसके पे अगर हम खेलने लग जाए तो दूसरी टीम से हम आसानी से हरा सकते हैं। तो उन्हीं को दुरुस्त करने के लिए, उन चीजों को तो हमारी बड़ी हेल्प कर रही है और हमें मदद भी हासिल हो रही है। ठीक है, अल्लाह करे बहुत बेहतर हो। और फ्रेंड्स एंड फैमिली की तरफ से फिल वक्त क्या रिस्पॉन्स है? दोस्तों के साथ रब्ता है? क्या कह रहे हैं? सही खेल रहे हो या कह रहे हैं क्यों यार बराबर क्यों कर रहे हो, मैच जीतो? क्या कह रहे हैं, क्या फीडबैक आ रहा है? बस यही है, उनको भी दुख होता है कि जब लास्ट मोमेंट हम बराबर करवा लेते हैं मैच, पहले 2 मैचेस, तो सबको दुख होता है कि जीता हुआ मैच हम बहुत दुख होता है। नहीं, आप लोग बहुत अच्छी अटैकिंग हॉकी खेल रहे हैं, पहले से बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड है। क्राउड कैसा क्राउड है पाकिस्तानी, और रिस्पांस क्या है? क्राउड सपोर्ट कर रहा है? क्राउड चीन के लोग हमेशा, जो आपको पता है, पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद ही है, यहाँ पर भी अच्छे लोग हैं, बड़ा सपोर्ट करते हैं और बड़ा स्टेडियम पैक ही होता है ऑलमोस्ट हर रोज। अच्छा, चाइना के मैच चीन में भी लोग हॉकी पसंद कर रहे हैं। जी, ये जो स्टेट जहाँ पर हम है, ये इनर मंगोलिया की मोची समथिंग नाम है इसका, इनर मंगोलिया। अच्छा, यहाँ पर हॉकी बड़ी जो है मकबूल है। अच्छा, तो लोग यहाँ पर देखते हैं, और इनके हम जब बाहर कभी स्टार्टिंग में मार्केट वगैरह जाते थे तो सारे हमें इशारतन पूछते थे कि यार हॉकी प्लेयर है, आप हॉकी प्लेयर, सब जानते हैं लोग, पहचान जो है बड़ी अच्छी टीम भी है, इस प्रोविंस की बड़ी अच्छी टीम है हॉकी की। आप इतना टफ स्पोर्ट खेलते हैं, ये इतना टफ स्पोर्ट है, क्रिकेट से बहुत ज्यादा टफ स्पोर्ट है, बड़े स्टेमिना का गेम है, बड़ी हाजिर दिमागी का खेल है, एंड वी प्राउड ऑफ यू यार। आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, आप हमारे नेशनल प्लेयर हैं। इंशाल्लाह अपना बेस्ट कीजिए, हार जीत तो होती रहती है खेल के अंदर, एंड वी बिलीव कि आप बहुत अच्छा करके आएंगे। अभी तक बहुत ही अच्छा किया, बहुत ही मुतमईन है हम आपसे, और कौम आपके साथ है। थैंक यू वेरी मच सुफियान एंड वहीद, हमें ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ मौजूद रहे। हमारे साथ 2 हमारे हीरोज थे, नेशनल प्लेयर, जिनसे हम हॉकी के बारे में बात कर रहे थे, और हॉकी के बाद थोड़ा सा हम फुटबॉल को डिस्कस कर लें। बिल्कुल कर लेते हैं जी। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है। नॉर्वे में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए जो बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम है, उनकी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम के जो खिलाड़ी हैं पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि आपकी बेहतरीन कारकर्दगी इस बात की गवाही देती है कि पाकिस्तानी नौजवानों को अगर मौका मिले तो वो पूरी दुनिया में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाते हैं। ये अच्छी एक रिवायत शुरू कर दी है शहबाज साहब ने, ये बड़ा हौसले वाला एक काम है, अच्छी रिवायत है, वी अप्रिशिएट इट। हुकूमत पूरी तरह मुआवनत करेगी। शहबाज साहब ने कल प्लेयर्स को ये भी कहा, बहुत जल्द पाकिस्तान में फुटबॉल की तरक्की के लिए एक मरबूत प्लान के साथ आ रहे हैं और उसको नाफिज करेंगे। वज़ीर आज़म ने मुस्लिम हैंड्स पाकिस्तान के जो स्ट्रीट फुटबॉल टीम है, इसकी तरक्की के लिए इकदाम की तारीफ भी की, मुस्लिम हैंड्स की जो वो इकदाम कर रहे हैं, और इस मौके पर ओबियसली प्लेयर्स ने भी शुक्रिया अदा किया प्राइम मिनिस्टर का कि उन्होंने उनको अप्रिशिएट किया। मुस्लिम हैंड्स की जानिब से पाकिस्तान और
दुनिया भर में जो स्ट्रीट चार्ट फुटबॉल है इसके इक़दाम पर उन्हें ब्रीफिंग भी दी गई। सो वी रियली अप्रिशिएट मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, और ये सभी जो चीफ मिनिस्टर्स हैं ये उनको इनिशिएटिव लेना चाहिए, उनकी पहले जिम्मेदारी है कि वो इन हीरोज़ को सपोर्ट करें। और अगर पाकिस्तान में स्पोर्ट्स कल्चर आ जाए तो हमें ज़्यादा हॉस्पिटल्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हेल्थ पे पैसे बचेंगे, स्पोर्ट्स पे लगेंगे। ये अच्छी और हेल्दी कौमों की निशानी है। इस पर हम बात करते रहेंगे, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। एक्सप्रेसो तो जारी है। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। वैसे तो वतन अजीज़ की खातिर बेमिसाल और लाजवाल कुर्बानियाँ जो देने वाले हीरोज़ हैं उनकी फहरिस्त बहुत तवील है, लेकिन इस फहरिस्त में नुमाया चंद नामों में से एक नाम मुल्क और कौम के बहादुर सपूत मेजर अजीज़ भट्टी शहीद का है, जिनका आज यौम शहादत है। आप 6 अगस्त 1923 को हांगकॉन्ग में पैदा हुए और 21 जनवरी 1948 को बतौर कमीशन ऑफिसर पाक फौज में शामिल हुए। पासिंग आउट में बेहतरीन कैडेट के एजाज़ के अलावा शमशेर एजाज़ी और नॉर्मन गोल्ड मेडल हासिल किया और 1956 में मेजर भी बन गए। और सन 1965 में जब भारत ने लाहौर पर कब्जे की गर्ज से पाकिस्तान की जानिब पेशकदमी की कोशिश की तो उस वक्त आप लाहौर के इलाके बरकी के मकाम पर मौजूद थे और अपनी कंपनी की जो 6 है उसकी कमान कर रहे थे। बिल्कुल, और इसी कंपनी की 2 प्लाटून्स नहर के दूसरे किनारे पर मौजूद थी। आपने अगले मोर्चों पर मौजूद जो प्लाटून थी इसके साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। उस वक्त जब दुश्मन भरपूर हमले कर रहा था और उसे जंग में टैंकों और तोपखाने की भी मदद हासिल थी, हमारे ये बहादुर सपूत दुश्मन के सामने दीवार बन गए, डट गए, खूब मुकाबला किया, लड़े। मेजर अजीज भट्टी 12 सितंबर को सुबह के 9:30 बजे, यानी कि आज ही के दिन अब से कुछ देर पहले, उस वक्त 1965 दुश्मन की नकलो हरकत का दूरबीन से मुशाहिदा करने ही वाले थे कि एक गोला उस वक्त आपके सीने को चीरता हुआ पार हो गया और यूं आपने जामे शहादत नोश किया। मेजर अजीज़ भट्टी ने जो हिम्मत और बहादुरी दिखाई, दुश्मन का न सिर्फ डट कर मुकाबला किया बल्कि उनके अज़ाइम खाक में मिलाते हुए पाकिस्तान उन्हें ना आने दिया, बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। उनकी जुर्रत और बहादुरी पर उन्हें सबसे बड़ा एजाज़ निशान हैदर अता किया गया। आप निशान हैदर का एजाज़ पाने वाले तीसरे शहीद हैं। और अब भी अगर आप इस सरहदी इलाके के अंदर जाते हैं, मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ है, उनकी एक यादगार मौजूद है बिल्कुल उसी नहर के साथ और उसको बनाया गया है बाकायदा तौर पर, और समहाउ यू फील हिज प्रेजेंस ओवर देयर। आपको फील होता है कि हमारे वो हीरो अजीज भट्टी, हाँ, और बड़े आइकॉनिक हैं अजीज भट्टी। शहीदों के अंदर भी जितने निशान हैदर हैं, बड़ी आइकॉनिक पर्सनैलिटी हैं। वी रिमेंबर हिज नेम ऑलवेज जब भी निशान हैदर का जिक्र आता है। अल्लाह आपके दर्जात बुलंद करे और हर उस शहीद के जिसने वतन की खातिर, मजहब की खातिर और इंसानियत की खातिर अपनी जान दी है, हमारी सबके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआएं हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। एक्सप्रेसो तो जारी है। फिर से खुशामदीद। अब आपको सेगमेंट मेरा पाकिस्तान दिखाते हैं, जहां उफेरा फैज आज बता रही हैं लाहौर के शिमाल में हाथ से एक जंगल लगाया गया है, इसकी क्या खासियत है, देखिए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो और मैं हूं उफेरा फैज। व्यूअर्स, जंगलात की इंपॉर्टेंस क्या होती है ये तो हम सब लोग जानते हैं। जंगलात ना सिर्फ माहौल को बेहतर बनाते हैं बल्कि मौसमी तब्दीलियों के अंदर एक बैलेंस भी बरकरार रखते हैं। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक बहुत ही खूबसूरत जंगल में और आज मैं आपको इस खूबसूरत से जंगल की सैर कराऊंगी। लेकिन आपको एक मजे की बात बताऊं कि ये जो जंगल है ये लाहौर से कुछ ही मसाफत के ऊपर वाक़ई है और ये जंगल मैन मेड है। तो आइए चलते हैं, आपको इस खूबसूरत से जंगल का विजिट कराते हैं और साथ साथ ये भी जानते हैं कि यहाँ पे किस किस स्पीशीज के दरख्त लगाए गए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। तो व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ फैजान साहब मौजूद हैं जो रेंज ऑफिसर हैं। सर मुझे बताएं कि अभी क्या चल रहा था, आप क्या बता रहे हैं इनको? मैडम, ये चूंकि रेनी सीजन चल रहा है इस वजह से सिल्ट अप हो जाती है, सारी ट्रेंचेस वगैरह जो इरिगेशन सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, उसको मैं प्रॉपर गाइड करता कि इसके आप सिल्ट जो है वो क्लीनेस करवाएं। सर तो आज जो है ना, मेरा यहाँ आने का बेसिक मकसद ये था कि बहुत से लाहौर के रहने वाले हैं जिनको इस खूबसूरत से जंगल के बारे में नहीं पता। ये कहाँ पे है, बेसिकली लोकेटेड कहाँ पर है और लाहौर के किन किन एरियाज को ये कनेक्ट करता है? बेसिकली जहाँ पे हम ये ट्रैवल कर रहे हैं ये विजिनिटी ऑफ जो है शुमाली लाहौर का एरिया है ये। ठीक है, ये आप रिंग रोड से जब फॉरेस्ट की तरफ मूव करते हैं, यहाँ पे फैक्ट्रीज हैं काफी, उनका स्मोक काफी है, उस हिसाब से यहाँ पे काफी जो है ना पोल्यूटेड एयर होती थी। ठीक है, ये फिर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 2014
15 के अराउंड जो है ना ये PC1 प्लान किया यहाँ पे। अगर मैं इसके कुल रकबे की बात करूं, जहाँ पर ये पूरा शादरा रिजर्व फॉरेस्ट का एरिया है, ये कुल रकबा कितना है? ये मैडम 1615 एकड़ 1615 एकड़ है ये। जबरदस्त जी, ये रिवर रावी के जो है लेफ्ट और राइट बैंक दोनों जगह पे ये। ठीक है। तो टोटल जितना एरिया हमारे पास प्लांटेबल था वो सारा प्लांटेड हो चुका है। ये 2014-15 में हमने 600 एकड़ की प्लांटिंग की थी यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद फर्दर जो मैं फंडिंग हुई तो 50 एकड़ की हुई। तो सर आप लोग जब दरख्त लगाते हैं तो ऑब्वियसली आप लोग मार्किंग भी करते होंगे, तो कोई नंबर, कोई फिगर इस तरह का है आप लोगों के पास कि अब तक 2014-15 से लेके 2024 तक कितने दरख्त जो हैं वो लगाए जा चुके हैं? जी मैडम, ये 2014-15 में तकरीबन हमने इसे तकरीबन 1,72,000 के करीब थे। उसके बाद 2015-16 में हुए ये प्लांटेड हुए, क्योंकि ये 726 पर एकड़ हम प्लांट करते हैं। 2 से 2.5 लाख के करीब हमारी जो है फसल वो तकरीबन 10 साल की फसल है यहाँ पे। जबरदस्त। किन किन मुश्किलात का सामना आप लोगों को करना पड़ा इस जंगल को आबाद करने के लिए? कि यहाँ पे ये इर्द-गिर्द जो है काफ़ी विलेजेस जो है ना, ये इनकी ग्रेजिंग काफ़ी थी यहाँ पे, एनिमल्स का यहाँ पे पूरी इनकी जो है ना चरागाह बनी हुई थी। उसके बाद यहाँ पे डेकोइट्स का बड़ा छुपने का ये जो ना एक पॉइंट था, ये बाउंड्री जहाँ जहाँ पे फॉरेस्ट की बाउंड्री थी वो चूँकि बैरन थी, बेआबाद पड़ी हुई थी, वो कल्टीवेट कर लेते थे। सबसे पहले रिट्रीव कराना एक हमारे लिए जो है ना बड़ा टिपिकल एक हमारे लिए हेडेक थी ये। खैर पुलिस डिपार्टमेंट ने काफ़ी हमें इस चीज़ में जो है ना अकोमोडेट किया, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हमें काफ़ी फैसिलिटेट किया। पौधों की कितने स्पीशीज जो हैं यहाँ पे प्लांट की गई हैं, और क्या प्लांटेशन के दौरान कोई स्पेसिफिक चीज़ माइंड में रखी गई थी कि इन पौधों को ही लगाना है, और लगाने की वजह क्या थी? जी मैडम, बिल्कुल हमें नेटिव स्पीशीज़ की डायरेक्शन थी कि जो आप जो है जो लैंड लवर हैं वही स्पीशीज़ आप यहाँ पे ग्रो करें। इसलिए यहाँ पे जो है जामुन है, हमारा शहतूत है, उसके बाद सिरस है, यहाँ पे पिलकन है, हमारे पास नीम है, बकाइन है, इस तरह के हमने जो है ना ये प्लांट्स यहाँ पे प्लांटेड किए हैं। तो सर मुझे बताएं कि जब भी आप लोग कोई भी प्लांटेशन ड्राइव स्टार्ट करते हैं तो उसमें कोई आप लोगों का खास पैटर्न होता है कि इतनी खुदाई के बाद हमने जो है वो पौधा लगाना है, या इतना डिस्टेंस होना चाहिए 2 पौधों के बीच? जी मैडम, ये चूंकि जिस फॉरेस्ट में आप खड़े हैं ये रिवेरियन फॉरेस्ट है, ये बेला टेक्निक हम इसको कहते हैं। यहाँ पे हम 10/6 की स्पेसिंग पे प्लांटेशन करते हैं। ओके। अच्छा सर, अब जिस एरिया में हम आए हैं ये एरिया जो है मुझे काफ़ी बैलेंस्ड लैंड लग रही है। एक तो मुझे इसके बारे में बताएं कि ये जो दरख्त यहाँ पर लगाए गए हैं ये कौन सा दरख्त है? ये मैडम ये सिर्स का है, सफेद सिर्स है, ये शनी जिसको हम बोलते हैं। ओके, तो ये किस चीज़ में इस्तेमाल होता है? ये वैसे सैपवुड है, ये स्पोर्ट्स के सामान में जो है ना इस्तेमाल होती है, मैच वुड के लिए इस्तेमाल होती है। ये चूँकि टिम्बर में इतना नहीं इसका काम होता, ये नरम लकड़ी है, इस वजह से ये जो मैच स्टिक्स वगैरह बनती हैं इसकी। ये जो जंगल है इसमें डिफॉरेस्टेशन का इशू भी आता होगा, क्लाइमेट चेंज के इश्यूज भी आते होंगे, और इलीगल एक्टिविटीज भी होती होंगी नो डाउट यहाँ पे। तो किस तरह से आप लोग इसको कंट्रोल करते हैं? मैडम, हमारे फॉरेस्ट गार्ड्स होते हैं, वो यहाँ पे प्रॉपर पेट्रोलिंग करते हैं, नाल उनके बेलदार होते हैं उनके साथ। हमारे पास ऐसा वेपन तो कोई नहीं है, लेकिन ये पब्लिक के पास तो वेपन होता है हर किस्म का जो है ना इनके पास। लेकिन ये बेचारे अपने विसल्स के जरिए जो है ना अपनी एक स्टिक इन्होंने रखी होती है अपनी हेल्प के लिए, बस उसके जरिए इन्होंने डिफेंड करना होता है मुल्ज़िमान को। फायर सीजन में हमें काफ़ी इसकी जो है ना परेशानी रहती है। कोई ना कोई शरारत कर देता है, कोई गुजरने वाला सिगरेट पीता हुआ है, कोई सिगरेट फेंक गया, उससे बड़ा हमें मसला बन जाता है। ट्रेसपासिंग काफ़ी सारी कंट्रोल करनी पड़ती है हमें, पेट्रोलिंग ज़्यादा करनी पड़ती है। ठीक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि जो है ना जंगल अपनी पीक पे अपना लश ग्रीन है। तो सर मुझे ये बताएं कि टोटल कितने कंपार्टमेंट्स हैं और किस तरह से उनको डिवाइड किया गया है? यहाँ पे मैडम 15 कंपार्टमेंट है शादा रिजर्व फॉरेस्ट के। 1 to 15 कंपार्टमेंट है। कंपार्टमेंट नंबर 9 में हम मौजूद हैं। ये एरिया वाइज इसको हम डिवीजन किए, जिस तरह से इसकी बाउंड्री है, कंपार्टमेंट रोड्स बने हुए हैं इसमें ऑलरेडी डिवाइडेड हैं। कोई कंपार्टमेंट 89 एकर्स का है, कोई 186 एकर्स का है, इस तरह करके जो है ना इसको प्लांटेड किया गया। अच्छा, मैं जगह जगह देख रही हूँ, जब मैं विजिट भी आपके साथ कर रही हूँ कि दरख्त जो है वो गिरे हुए हैं कुछ, या कटे हुए हैं उनको कह लें। तो अगर कोई दरख्त गिर जाता है तो उस सिलसिले में फॉरेस्ट लॉ क्या कहता है? उसमें मैडम हमारा एक टेम्पोरेरी सेल डिपो होता है यहाँ पे, जो है ना हम अपने कंपार्टमेंट के अंदर ही बनाते हैं, फॉरेस्ट के अंदर ही। ठीक है। वहाँ पे हम सारा कलेक्ट करके वहाँ पे पहले इसको स्टोर करते हैं, इसकी उसके बाद मेजरमेंट करके इसको हम थ्रू ऑक्शन जो है वो इसको हम सेल आउट करते हैं कि एक प्लाट को हम 20 ईयर्स प्लांटेशन जो है वो क्रॉप जब 20 ईयर्स की हो जाती है उसकी हम भी कटिंग करते हैं, उसकी जगह पे नया प्लाट लगाते हैं। तो सर जंगल है और जंगल में जंगली जानवर ना हो, ये पॉसिबल नहीं है, तो मुझे बताएं कि यहाँ पे कौन कौन से जानवर हैं? जी मैडम, यहाँ पे वैसे तो पिग्स
वगैरह ज्यादा हैं यहाँ पे। पिग्स हैं यहाँ पे? पिग्स हैं यहाँ पे 8 to 9 पेयर्स उनके यहाँ पे मौजूद हैं। जी जी, वो रात को ज्यादा परेशान करते हैं स्टाफ को पेट्रोलिंग के दौरान जो है। तो बाकी जो है बर्ड्स वगैरह हैं, वो पीकॉक वगैरह यहाँ पे है, कोयल शोयल हैं, इस तरह के बर्ड्स काफी हैं। स्नेक वगैरह है कोई? स्नेक है, इन दिनों में होता है स्नेक जी, आपको पता है। मतलब स्नेक भी होते हैं। तो यानी जितनी भी फैमिलीज देख रही हैं और यहाँ पर आना चाहती हैं वो पिकनिक के लिए, तो सेफ्टी के लिए आपकी कोई टीम उनके साथ होगी और क्या प्रोसीजर होता है? बिल्कुल, हमारा जो पेट्रोलिंग स्क्वाड है, ये फॉरेस्ट गार्ड है, यहाँ पे 3 फॉरेस्ट गार्ड, हमारे पास 3 बीट्स हैं। ठीक है। उसके ऊपर ब्लॉक ऑफिसर है, फिर हम हैं, तो ये हम साथ उनके जो है ना बाकायदा प्रोटेक्शन देंगे उनको, लेकिन ये कि भी हमारे से रब्ता करके फिर ये ट्रैवल कर सकते हैं यहाँ पे, अदरवाइज जो है ये रिस्की होता है काफी। मतलब ये वैसे पब्लिक के लिए एरिया ओपन नहीं है, आप लोगों की परमिशन के साथ और प्रोटेक्शन के साथ है। फ्यूचर में इस फॉरेस्ट की एक्सपेंशन को लेके या जितने टूरिस्ट यहाँ पर आएंगे उनके लिए क्या क्या एक्टिविटीज आप लोगों ने प्लान की है? मैडम, हम इसको टूरिस्ट के लिहाज से भी जो है ना, हमारा ये विजन है यहाँ पे हम हट्स बनाए यहाँ पे जो है ना, इसके प्रॉपर जो ट्रैक्स हैं वो प्रॉपर जो है हम उसको मेंटेन करके, ताकि कोई हमें ऐसी व्हीकल हो जो विजिटर्स के लिए हम यहाँ पे कर सकें, विद वेपन हमारे पास स्क्वाड हो जो उस फैमिली के साथ ट्रैवल करे साथ साथ। ठीक है, तो बाकी ये थोड़ा सा डेंस हो गया काफ़ी, अब जो है ना इसमें हम पॉइंट आउट किए हैं स्पेसिंग जो है हमने, जहाँ पे जो हमें नेसेसरी है कि पब्लिक आए आके वहाँ पे बैठे 2-4 घंटे वहाँ पे जो है ना एंजॉय करके तो वो अपना वापसी करें। मतलब एक अच्छा पिकनिक पॉइंट आप इसको लाहौर के करीब ही बनाने जरूर चाह रहे हैं। जबरदस्त, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नाज़रीन, हर साल हजारों लोग बीमारियों का शिकार होते हैं सिर्फ और सिर्फ माहौल की आलूदगी की वजह से, तो अपने माहौल को साफ बनाएं और दरख्त लगाएं। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब शामिल करते हैं एक्सप्रेसो किताब और देखते हैं कि आज इस सेगमेंट में किस किताब के हवाले से बात हो रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो किताब। और एक्सप्रेसो किताब में आज बहुत ही खूबसूरत किताब पर बात करनी है। बहुत ही मशहूर ज़माना किताब है बोरकीस की, द लाइब्रेरी ऑफ बेबल एंड अदर स्टोरीज़, जिसका उर्दू तर्जुमा डॉक्टर आसिम बख्शी ने किया है, बाबल का कुतुब खाना और दूसरी कहानियाँ। बहुत ही खूबसूरत तर्जुमा है। और पहले बोरकीस पर बात करेंगे और उसके बाद डॉक्टर आसिम बख्शी पे बात करेंगे, क्योंकि दोनों के हवाले से एक तो चीज़ कन्फर्म है कि दोनों की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जो अहमियत है वो मुतालिया की है। यानी बोरकीस जो है वो खुद कहते हैं कि बाकी लोग जो है वो ये सोचते हैं कि उन्होंने कितना लिखा और मैं ये सोचता हूँ कि आज मैंने कितना पढ़ा। तो ये फ़र्क है उनमें और दूसरे अदीबों में। और जब भी बोरकीस का आपके ज़हन में नाम आता है तो एक बहुत ही खूबसूरत है कि उन्होंने कहा था कि कहानियाँ जो हैं वो पूरी दुनिया में सिर्फ 4 ही किस्म की हैं। 2 लोगों के दरमियान में प्यार की कहानी, 3 लोगों में के दरमियान में प्यार की कहानी, ताकत के लिए जद्दोजहद और सफ़र। यानी ये 4 चीज़ें हैं जिनमें दुनिया की तमाम कहानियाँ जो है वो बुनी जाती हैं। और इसमें अगर आप मानवियत की तलाश को भी बीच में शामिल कर लें तो चले यही 4-5 हैं जिसके इर्द गिर्द जो है वो सारी कहानियाँ हमारी बुनी जाती हैं। बोरकीस जो है ये 1899 में अर्जेंटाइन में पैदा हुए और उसके बाद इनकी जो अलामती तख्लीक निगारी है उसके हवाले से मतलब ये सबसे बड़ा नाम है। और जब हम ये देखते हैं कि 1955 में इनकी नज़र चली जाती है तो उसके बाद उनकी जो ब्रेन की जो फैकल्टी है, ये वाली दिमाग की ये वाली जो सलाहियत है, ये कहीं ज़्यादा परवरिश पा जाती है। और मेरा ख्याल है कि अलामती तख्लीक निगारी में और इस पूरी डोमेन में जितने इंसान हदूद या लिमिट्स को छू सकता है, शायद बोरकीस जो है वो वहाँ तक पहुँचे हुए हैं। जनरली जब आप अफसाना पढ़ते हैं या कहानी पढ़ते हैं, और चाहे वो पूरी दुनिया में किसी भी कोने में किसी भी जगह पे लिखी गई हो, चाहे उसमें अलामतें हों, चाहे वो तजरीदी हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको जो है वो समझ आ रही होती है, क्योंकि वो आपको रिलेट कर रहे होते हैं अपनी ज़िंदगी के साथ। बोरकीस जो है वो उनका मामला कुछ और है। मसलन मैंने पहले कहानी पढ़ी पुरपेच रास्तों का बाग, तो मुझे आधे में एहसास हुआ कि ये कुछ और हो रहा है। इस हवाले से डॉक्टर आसिम बख्शी ने बड़ा ही खूबसूरत जुमला लिखा है जो शायद इसका तारुफ ज़्यादा बेहतर तौर पर करा सकता है कि इनकी कहानियाँ जो हैं वो सिनफी कैद से आज़ाद हैं और एक ही वक्त में फ़लसफ़ा, रियाजी, मुतअद्दिद तहजीबी रवायात और जो कदीम असातीर हैं उनकी भूल भलियाँ हैं। अब आप इमेजिन कीजिए कि कदीम असातीर और रियाजी और जो तहजीबी रवायात हैं और जो फ़लसफ़ा है, इसको अगर आप मिक्स करते हैं तो वो क्या चीज़ निकलेगी। बहुत ही मुश्किल समझे जाते हैं, लेकिन जो इनका जितना मुश्किल कोई राइटर होता है, फिर आप सोचिए कि उसका तर्जुमा करना कितना मुश्किल होगा। इस किताब का जो पहला चैप्टर है, ये पहला बाब है, वो डॉक्टर आसिम बख्शी ने लिखा है और उसमें उन्होंने तर्जुमा निगारी जो है
उसके हवाले से बात की है। और वो चैप्टर जो है वो पूरा एक मकाला है, वो इतना इंटरेस्टिंग है, वो इतना ज़बरदस्त है कि उससे आपको आइडिया होता है कि तर्जुमा जो है वो कितना बड़ा फ़न है और कितना मुश्किल काम है। डॉक्टर आसिम बख्शी जो हैं वो पेशे के एतबार से कंप्यूटर इंजीनियरिंग से ताल्लुक़ है, लेकिन उसके साथ जो फ़लसफ़े के साथ उनका ताल्लुक़ है और उसके साथ वो एक तदरीस से भी वाबस्ता है, तहकीक से भी वाबस्ता हैं। उन्होंने बहुत ही खूबसूरत एक किताब लिखी थी, नई ज़मीनों की तलाश, जिस पे उर्दू साइंस बोर्ड ने उनको अवार्ड दिया। उसके बाद उनकी जो किताब दुविधा है, 2022 में कराची लिटरेरी फेस्टिवल ने उनको उस किताब को बेस्ट बुक ऑफ द ईयर करार दिया था। इसके अलावा उनकी लातादाद जो बैनुल-अक़वामी फ़िक्शन है उसके तराजम आपको मिलेंगे। फिर डॉक्टर आसिम बख्शी ने उसामा सिद्दीक का नावल जो है उसका तर्जुमा किया, चांद को गुल करे तो जाने, बहुत ही खूबसूरत तर्जुमा। तो कहने का मतलब ये है कि आसिम बख्शी जो है वो इसी मैदान के आदमी हैं। और ये जो सबसे मुश्किल, द लाइब्रेरी ऑफ बेबल एंड अदर स्टोरीज, इसको तर्जुमा करना मुश्किल तरीन काम था जो कि आसिम बख्शी ने किया है। और ये तर्जुमा करना क्यों मुश्किल था, उसकी वजह यह है कि बोर्जिस खुद बहुत मुश्किल है। बोर्जिस जो है उसके बारे में उन्होंने लिखा है कि बोर्जिस का मुताला एक अजीब व गरीब हल्का दार सरगर्मी है। अगर आप डच ग्राफिक फनकार सॉस अशर के काम से वाकिफ हैं तो ज़रूर जानते होंगे कि नामुमकिन अशिया की क्या मानी है। ऐसी ही एक नामुमकिन शय अशरी सीढ़ियाँ हैं और जिन पर चढ़ने या उतरने वाला मुसलसल चढ़ता या उतरता ही रहता है। ये सवाल कि आया वो चढ़ रहा है या उतर रहा है, सीढ़ियाँ देखने वाले की आंख पर मुनहसर है। सो बोर्जिस का जो मुताला है वो अशरी सीढ़ियों पर फिसलते चले जाने के मुतरादिफ है। ये पहले ही जब आप उनका अफसाना खोलेंगे तो जब आप आधे में पहुँचेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ओके फाइन, मैं शायद रियलिटी से डिटैच हो गया हूँ। और अगर मुझे बोर्जिस को पढ़ना है तो उसका मतलब सिर्फ यह है कि मुझे अपने आप को रियलिटी से डिटैच ही रखना है और तमाम जो आपके आसपास एनवायरनमेंट है, आपकी आइडेंटिटी है, आपकी बहुत सारी ऐसी जो चीज़ें होती हैं उनसे आपको कता ताल्लुक़ करना पड़ेगा और उनसे आपको मुनक़ता होना पड़ेगा। और तब जाके आप बोर्जिस की जो जादुई किस्म की नसर है इसको आप समझने के काबिल होते हैं। और फिर जब आप उस अफसाने से बाहर आते हैं तो फिर आपको अपनी उसी रियलिटी में वापस जाने में काफ़ी टाइम लगता है और दिक्कत होती है। बोर्जिस इतना कमाल फनकार है और इतना ही कमाल फनकारी और महारत के साथ आसिम बख्शी साहब ने उनका तर्जुमा किया है। तो ये जो किताब है द लाइब्रेरी ऑफ बेबल एंड अदर स्टोरीज, बोर्जिस की बहुत ही खूबसूरत तर्जुमा किया है बाबुल का कुतुब खाना और दूसरी कहानी आसिम बख्शी ने इसको पब्लिश किया है जेलम बुक कॉर्नर ने। ज़रूर मंगवाइएगा, ज़रूर पढ़िएगा। देखते रहिए एक्सप्रेसो किताब। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। कुछ बात कर लेते हैं क्रिकेट की। चैंपियंस वनडे कप आज से शुरू हो रहा है जिसमें खिलाड़ियों को अपनी सलाहियतों पर जो लगा हुआ जंग है वो उजाड़ने का मौका मिल गया और तजुर्बे और टैलेंट के दरमियान कह लें कि घुमसान का रन पड़ेगा। 150 बेहतरीन क्रिकेटर्स जो हैं वो अपनी सलाहियतें साबित करेंगे और कौमी जो तमाम के तमाम बड़े सितारे हैं वो इन एक्शन होंगे इस कप में। और कहा यही जा रहा है कि चैंपियंस वनडे कप में बेहतरीन कारकर्दगी की बुनियाद पर ही टेस्ट स्क्वाड में शमूलियत होगी। और अगर बात करें इंग्लैंड क्रिकेट टीम की तो उन्होंने भी पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। दौरा पाकिस्तान में 3 टेस्ट मैचेस की जो टेस्ट सीरीज है उसमें बेन स्टोक्स जो है वो इंग्लिश टीम की क़यादत करने जा रहे हैं। बिल्कुल, उनकी इंजरी के बाद टीम में वापसी हुई है। दीगर अगर कलीदी कुछ खिलाड़ियों की बात करें, रेहान अहमद, शुएब बशीर, हैरी ब्रोक, ब्रायन कॉस, जॉर्डन कॉक्स, जेल क्रॉली, बेन डक्ट हैं, इसके अलावा जैक लीच हैं, ओली पॉप हैं और बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं, जो रूट भी हैं, जेमी स्मिथ भी हैं, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं, क्रिस वोक्स इंक्लूडिंग शामिल हैं। और इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज स्केड्यूल है। कराची के स्टेडियम के तामीराती काम हो रहे हैं, वहाँ पे ओबियसली इसकी वेन्यू की तब्दीली की खबरें सामने आई थी। ताहम अब पीसीबी ने सीरीज के नए स्केड्यूल का ऐलान करना है। तवक्को है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस सीरीज के स्केड्यूल का रवां हफ्ते या इसके आखिर तक ऐलान कर देगा, उससे पहले हमें पता चल जाएगा क्या सूरत हाल है। पीसीबी का बहरहाल ये कहना है कि पाकिस्तान और इंग्लैंड का जो पहला टेस्ट है वो 7 अक्टूबर से मुल्तान में स्केड्यूल है। ताहम सीरीज का असर 9 शेड्यूल तरतीब दिया जाएगा। तो क्या हम एक वनडे चैंपियन टूर्नामेंट खेलकर, वनडे चैंपियनशिप खेल के टेस्ट टीम की तैयारी कर सकते हैं या टेस्ट स्क्वाड पिक कर सकते हैं? दिस इज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल करेंगे मिर्जा इकबाल बेग से, द डॉक्टर ऑफ क्रिकेट हमारे साथ इस वक्त लाइव मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिर्जा साहब, वेलकम टू एक्सप्रेसो, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम इमरान, आपको भी और हिना को भी सुबह बखैर। और आप नाम ऐसे ले रहे थे इंग्लिश क्रिकेटर्स के कि ऐसा लग रहा था आप उनके साथ खेले हैं क्रिकेट। उनके साथ तो नहीं, आपके साथ तो खेले हैं, कुछ ना कुछ असर तो आएगा, कुछ ना कुछ तो सीखेंगे आपसे। बस क्रिकेट से मोहब्बत है मेरे साहब, लेकिन ये मोहब्बत जो है ना, जब हमारी टीम की परफॉर्मेंस खराब होती है ना, तो फिर इस मोहब्बत में थोड़ी सी तलखी और सख्ती भी आ जाती है। पहला सवाल मेरा ये है कि हम जो वनडे चैंपियनशिप खेलने लगे हैं,
इससे हमने स्क्वाड पिक करना है इंग्लिश टीम के खिलाफ टेस्ट खेलने के लिए। हाउ इज दिस डिसीजन? देखिए, ये तो जो मशवरे देने वाले पीसीबी के चेयरमैन को उन्होंने माफ कीजिएगा, जो मशवरे देने वाले हैं उन्होंने किस तरह के मशवरे दिए, मैं खुद हैरान होता हूँ। बाद लोग तो ये कह रहे हैं कि पुरानी बोतल है और नई शराब है, और मतलब वही डोमेस्टिक क्रिकेट की बात है ना कि डोमेस्टिक क्रिकेट में तो आपका वनडे टूर्नामेंट भी होगा, आपके T20 टूर्नामेंट भी होगा, आपका 4-डे टूर्नामेंट भी होगा। अब इसकी एक जो हाइप बनाई गई है और जो पैसे का जो खजाने का मुंह खोल दिया गया है, उसको देखते हुए तो ये कहा जाता है कि इसमें लोगों का इंटरेस्ट भी बहुत होगा और खिलाड़ियों का भी इंटरेस्ट होगा। मुझे लग रहा है ये PSL की तरह का एक टूर्नामेंट है, ये 50 ओवर्स का है, जिसमें जो खिलाड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देगा वो सिलेक्टर्स की तवज्जो का मरकज बनेगा। दुआ करें कि इससे कुछ हमें फायदा हो, लेकिन साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स इमरान तनकीद करते चले आ रहे हैं कि इस मौके पर अगर हम बजाय वनडे के 4-डे कराते तो वो ज्यादा बेहतर होता। अच्छा, तो मिर्जा साहब, जो ये बात चल रही है कि भाई खिलाड़ियों को अपनी सलाहियतें मनवाने का बड़ा मौका मिल रहा है, चेयरमैन पीसीबी भी कह रहे हैं कि खुद को मनवाने का बहुत बड़ा चांस है, आप समझते हैं वाकई ऐसा है? देखिए, चांस तो पूरे डोमेस्टिक सर्किट में मिलता है मनवाने का। जब वो अपने आप को मनवाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें सेलेक्ट नहीं किया जाता। ऐसे कई डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर्स हैं कि जो डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन उनकी कारकर्दगी को नजरअंदाज करके सिर्फ PSL में जो खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करता है, टेलीविजन पर मैचेस आते हैं, वो लोगों की तवज्जो का मरकज बन जाता है। दुआ करें, लेकिन इसमें 150 क्रिकेटर्स में तो इमरान बेशतर वही क्रिकेटर्स शामिल हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते चले आ रहे हैं। कोई तकरीबन 20 के करीब नए खिलाड़ी हैं। तो अब नए खिलाड़ी अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं वनडे में, तो क्या वनडे की परफॉर्मेंस की बेसिस पर ये उनको 4-डे या टेस्ट मैच के लिए सेलेक्ट करेंगे? ये भी $1 मिलियन क्वेश्चन। अच्छा, दूसरा ये कि इसको PSL से थोड़ा सा रिलेट मिर्जा साहब इसलिए भी शायद नहीं कर सकते क्योंकि इसमें इंटरनेशनल क्रिकेटर्स नहीं है दीगर ममालिक के, इसमें हमारे अपने डोमेस्टिक क्रिकेटर्स हैं। तो आप शायद अपने आप से खेलकर, तो फिर ये वही कायद-ए-आज़म ट्रॉफी टाइप का एक टूर्नामेंट ही लगता है ना, कि अपने आप से खेल के आप क्या अपनी स्किल इंप्रूव करेंगे? ना आप दूसरी विकेट्स पे खेल रहे हैं जिस पे आपको खेलने की जरूरत है, ना आप दूसरे प्लेयर्स के साथ खेल रहे हैं जिनकी बॉलिंग या बैटिंग को हमारे प्लेयर्स खेलें और जाने के क्या नई टेक्निक्स हैं। तो आई डोंट बिलीव कि इससे कोई इंप्रूवमेंट आ सकती है, लगता तो ऐसे ही है। ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन आपने जो है किया है मुझसे, बड़ा वैलिड पॉइंट रेज किया है इमरान, कि अब आपस में ही खेलेंगे। आपस में तो खेलते चले आ रहे हैं ना, कोई नई चीज है। मैंने वही कहा ना कि नई बोतल है, पुरानी शराब है। तो अब क्या होता है इसमें समझ में नहीं आ रहा। अब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जिनको देखना पड़ेगा, लेकिन चूंकि पैसे बहुत ज्यादा खर्च कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, अगर आपको भी 50 लाख रुपए पे मेंटोर रख लिया जाए तो आप 10 लाख पे भी चले जाएंगे। 5 पे भी चला जाऊंगा मैं सब, जैसी हालत चल रही है मेरी। हाँ, तो मेंटोर की जरूरत है ना, तो मेंटोर की जरूरत है, वहां मेंटोर की जरूरत है। और मेंटोर 5 जो है ऑलरेडी मौजूद है माशाल्लाह, साहिब हैसियत लोग हैं, उनके पास बहुत ज्यादा फरावानी है माशाल्लाह पैसे की। अल्लाह ताला उनके रिस्क में बरकत दे। वल्लाहु खैरुर। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। एक दिलचस्प इमरान मुकाबला हुआ है जिसके बारे में अभी हम बात करने लगे हैं। वो एक इंटरेस्टिंग मुकाबला ये था कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो करेंसी नोट हैं उनके डिज़ाइंस का मुकाबला कराया गया, जिसमें मुल्क भर से बहुत सारे जो ग्राफिक डिज़ाइनर्स और आर्टिस्ट हैं उन्होंने हिस्सा लिया। 10, 20, 50, 100, 1000 और 5000 के नोटों के ये मुकाबले थे, जिसमें जीतने वाले मकामी आर्टिस्ट के नाम और उनकी तख्लीक करदा नोटों के डिज़ाइंस जो हैं उनको शॉर्टलिस्ट किया जा चुका है। और शॉर्टलिस्ट होने वाले खुशनसीब जो लोग हैं उनमें 9 अफराद शामिल हैं, जिनमें से एक डिजाइनर हुंजा से उनका ताल्लुक है, करीम मोहम्मद, वो हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे बात करें। देखिए ना, बड़े नोट की बात होती है, जितना बड़ा नोट हो उतने ज्यादा चर्चे होते हैं। 5000 के नोट का जो डिजाइन है ना, वो उसके काफी चर्चे हैं। उसमें इन्हीं से बात करते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल पे क्या राय रखते हैं और कैसा लग रहा है उनको। करीम, वेलकम टू एक्सप्रेसो, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं ठीक ठाक। आप ये बताइए कि जब ये कंपटीशन अनाउंस हुआ तो आपके माइंड में पहले से था या कभी पहले सोचते रहते थे कि यार ये 5000 के नोट की शक्ल नहीं अच्छी, ये तब्दील होनी चाहिए, और फिर आपको कंपटीशन में मौका मिल गया, आपने कहा मैं चेंज करूंगा इसको, और वो कर दिया आपने? कैसे हुआ? वेल, एक्चुअली ये अचानक से मेरे सामने आ गया था। लाइक आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग ग्राफिक डिजाइन काफी अरसे से मैं कर रहा हूँ, कोई 10-12 साल से तो मैं कर रहा हूँ। तो जाहिर है ग्राफिक डिजाइनर के लिए एक चैलेंजिंग जब सिचुएशन आ जाते हैं तो वो एक इंटरेस्टिंग सीन हो जाता है। तो जब ये आया करेंसी चेंज का, मतलब उसके डिजाइनिंग का, तो मेरे लिए तो बड़ा अच्छा एक अपॉर्चुनिटी थी तो एक्सप्लोर किया इस मीडियम में भी मैं ये करेंसी डिजाइनिंग कर सकता हूँ या नहीं। तो वो एक मेरे सेल्फ एक्सप्लोरेशन भी थी।
करीम, यू हैव केप्ट इट क्वाइट सिंपल। यूजुअली जो करेंसी नोट्स होते हैं इंटरनेशनल भी हम देखते हैं, वो नोट जो एक पेपर होता है बड़ा बिजी होता है, इट हैज लॉट्स ऑफ स्टफ ऑन इट, मुख्तलिफ चीजें। और 5000 या किसी भी मुल्क का जो सबसे बड़ा नोट होता है उसको जारी बात है सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है कि वो रिप्रेजेंट करे उस मुल्क को बहुत ज्यादा। आपने इसको काफी सिंपल रखा है और उसको पसंद भी फिर किया गया, इसकी क्या रीजन है? सिंपल मैंने इसलिए रखा ताकि विजुअल क्लटर ना हो ना। जाहिर डिजाइन में हम कुछ प्रिंसिपल, कुछ रूल्स हम फॉलो करते हैं, तो वी हैव टू स्टिक विद देम। तो इसको मैंने मिनिमम रखा और ताकि पाकिस्तान की एक आइडेंटिटी जो ग्रीन कलर है इसमें मैंने इसमें यूज किया है। दूसरा इसमें जो है पाक सरजमीन जो हमारा तराना है, जो हमारा नेशनल एंथम है, उसको मैंने इसमें पोर्ट्रेट किया है। दूसरा इसके अंदर मैंने वो हमारे इस्लामिक जो पैटर्न्स है, ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स, अगर डिटेल में अगर इसका आपको मिल जाता है, वो नजर आता है, तो वो जो चीज है वो आपको इसमें डिटेल में नजर आएगी। सही है। अच्छा करीम, मुझे बताइएगा कि ये डिफरेंट कैटेगरीज थी जिसमें कंपटीशन था और पहले से डिसाइडेड था कि आप जो 5000 नोट है वो डिज़ाइन करेंगे और जो दीगर लोग हैं जो पार्टिसिपेंट्स हैं, किसी ने 1000 या 50 या फिर एक से ज़्यादा नोट्स भी डिज़ाइन किए हैं इसमें पार्टिसिपेंट्स ने? मतलब ओपन था इसमें ना, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आपने करना था। तो मैंने फिर जाहिर पाकिस्तान का ओवरऑल जो है हमारा उसके ऊपर रखा, तो हमारे नेशनल। तो करीम, आप जो एक आर्टिस्ट हैं, आपने मुख्तलिफ कंट्रीज के नोट्स देखे होंगे, कौन सी कंट्री का करेंसी नोट आपको सबसे ज्यादा इंप्रेस करता है कि ये बहुत खूबसूरत बना हुआ है जो आपने देखे हो? वेल, बीइंग अ डिजाइनर, मैं तो नॉर्मली ये प्रैक्टिस करता हूँ कि मैं अपनी जो एबिलिटी है एक नई चीज मैं क्रिएट करूँ, तो मैं इस तरह से बहुत कम लेता हूँ। मैं नेट पे बिल्कुल नहीं जाता। अच्छा। ना मैं कोई करेंसी, पाकिस्तानी करेंसी का कोई नोट पसंद है आपको? पाकिस्तानी का ये यार ये बहुत अच्छा डिजाइन हुआ है। अब डिजाइनर्स को दूसरे डिजाइनर का काम कभी पसंद नहीं आता। अच्छा, अगर हम उसमें से एक नोट आपको दें, ये 5000 वाला आपको देने की हम बात करें, तब भी नहीं पसंद आपको? मुझे तो पसंद है कि ज्यादा नोट देंगे वो कौन सा भी हो। अच्छा, देने के लिए कोई भी वो पसंद है। गुड गुड ब्रदर, बीइंग पाकिस्तानी। आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। टाइम हमारे पास बहुत कम है। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। एनीथिंग दैट यू लाइक टू ऐड इन द एंड? कुछ भी कहना चाहें आप? आपने माशाल्लाह एक चीज क्रिएट की है, उसको पसंद किया गया है, तो आप कुछ भी कहना चाहें? है तो बहुत आई एम हैप्पी कि मेरा डिजाइन लोगों को पसंद है, जो जजेस थे उनको पसंद है, तो आई एम रियली हैप्पी एंड आई होप के पाकिस्तानी लोगों को भी ये पसंद आए। और जो है ना, आई वांट टू सी माय डिजाइन ऑल ओवर पाकिस्तान। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच। अपनी क्रिएटिव स्किल्स को ऐसे ही पॉजिटिवली सामने लाते रहिए। मुकाबलों में हिस्सा लिया कीजिए माय डियर यूथ, जितने भी पाकिस्तानीज हमें देख रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। हम मुकाबलों में हिस्सा ही नहीं लेते, हम बस अपनी हमारी एक डायरेक्शन है और गैजेट्स के अंदर फंसे हुए, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच करीम मोहम्मद फ्रॉम हुंजा, आपने हमें ज्वाइन, इस ज़बरदस्त कॉम्पिटिशन में हिस्सा भी लिया और आपकी ओबियसली जो क्रिएशन थी उसको हमने पसंद भी किया। इस नोट के ऊपर अब हम नाजरीन आपको इजाजत देते हैं। किस चीज़ की? जाने की। अपना ख्याल रखिएगा, आपसे मुलाकात होगी कल। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।